नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज से हम एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। नया क्या, हम बात करते हैं दुनिया की, समाज की, राजनीति की। और किताबें भी दुनिया, समाज, राजनीति की ही बात करती हैं। किताबें दुनिया, समाज, राजनीति, विज्ञान, इन सब पर ठहर कर, रुक कर बात करने की कोशिश करती हैं। बहुत सारे दर्शकों की ये मांग थी कि किताबों पर बात की जाए, खासतौर पर तब जब ये चैनल चलाने वाला बंदा खुद एक लेखक है। तो हमने फैसला किया कि हम किताबों पे बात करेंगे। हर संडे किसी एक किताब पर हम बात करेंगे, नाम देंगे इसको द क्रेडिबल किताब। और इसकी शुरुआत करने के लिए गौहर रजा साहब से बेहतर आदमी मुझे नहीं मिल सकता था। गौहर रजा साहब साइंटिस्ट हैं, शायर हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मैं उनका मुरीद हूं, हमारे बड़े भाई हैं। उनकी बहुत सारी मोहब्बत हमें मिली है। अभी उनकी नई किताब आई है, मिथकों से विज्ञान तक। इस किताब के अमेजन का लिंक और बाकी सारा कुछ हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये किताब पेंगुइन हिंदी से आई है। तो इस किताब के बहाने दुनिया, समाज, राजनीति, विज्ञान, इन सब पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। बहुत स्वागत है सर। बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। अब ये अपने आप में बहुत मजेदार चीज है, मिथक और विज्ञान। बहुत सारे किस्से हमारे पास होते हैं, बहुत सारी कहानियां होती हैं, और दुनिया का कोई ऐसा इलाका, दुनिया का कोई ऐसा मजहब नहीं है जिसके पास अपने मिथ्स नहीं है। ये अलग अलग होते हैं, लेकिन साइंस सबका एक होता है। सूरज कैसे उगता है, सूरज कैसे पैदा हुआ, सूरज के उगने की कहानी क्या है, वो कहानियां हर रिलीजन में आपको अलग अलग मिल जाएंगे। लेकिन सूरज उगता है, इसका साइंस एक ही है। तो मजहब नहीं सिखाता की जगह हम कह सकते हैं कि साइंस हमको सिखाता है कि धर्म अलग अलग हो सकते हैं, धर्मों के आधार पे आप अलग अलग हो सकते हैं। साइंस सबको एक लाइन में लाके खड़ा कर देता है। लेकिन साइंस तो सब्जेक्ट है, साइंस तो बीएससी की, एमएससी की नौकरी पाया, उस पर किताब लिखने की क्या जरूरत है? अशोक, अब तो साइंस सब्जेक्ट भी नहीं है। ये सिर्फ हम स्कूल में कह सकते हैं कि कोई सब्जेक्ट होता है जिसे हम साइंस के नाम से जान सकते हैं, वरना साइंस आज के दौर में, ख़ास तौर से 20वीं सदी के सेकेंड हाफ को अगर हम लें, तो साइंस धीरे धीरे अपने खंडों में बंट गई है, जिनको हम डिसिप्लिन या सब डिसिप्लिन कहते हैं। यानी कोई एक साइंटिस्ट साइंस की पूरी जानकारी नहीं रखता, तो बड़ा अंग्रेजी में कहें तो डिसेप्टिव होता है। और ये धोखा दे। धोखा हो जाता है कि आप साइंटिस्ट हैं, आप ये भी बताइए, आप वो भी बताइए, आप सुनामी पे भी बात कीजिए और आप एटम बम पे भी बात कीजिए। अरे भाई, वो आदमी बिल्कुल अलग है, ये आदमी बिल्कुल अलग है, दोनों शायद एक दूसरे के बारे में जानते भी ना हो। वो डॉक्टरों वाली हालत है, कान का डॉक्टर अलग और दांत का अलग। बिल्कुल। और वो इतने अलग हैं कि उनको एक दूसरे का एबीसी भी शायद ना जानते हों। ये अलग बात है कि एक जगह से दूसरी जगह वो बड़ी आसानी से जंप कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक डिसिप्लिन ट्रेनिंग होती है उसमें, और मेथड ऑफ साइंस की ट्रेनिंग होती है। तो ये कहना कि साइंस जो है वो एक सब्जेक्ट है, वो थोड़ा डिसेप्टिव है। वो स्कूल तक है मामला। पर साइंस को डिफाइन करना, उसकी परिभाषा क्या होगी? पहला ही चैप्टर जो आपने लिया है वो ये लिया है कि विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस, क्या है? ये सवाल मेरे लिए खुद के लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए कि नॉर्मली बहुत सारी चीज़ें हमें ज़िंदगी में आसान लगती हैं। डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है, सभी को मालूम है लोकतंत्र है, हम जिंदा हैं उसके अंदर। पर जब परिभाषित करने बैठेंगे तो परेशानी हो जाएगी, तरह तरह के लोकतंत्र सामने आ जाएंगे। तो ख़ास तौर से जो पीरियड है साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद का, यानी 16वीं सदी, वैसे तो 12वीं सदी से शुरू हो जाती है बातचीत, पर 16वीं सदी के बाद बहुत सारे चिंतकों ने, साइंटिस्ट ने, हिस्टोरियंस ने, फिलोसोफर्स ने परिभाषित करने की कोशिश की है। जी। और कोई ऐसी परिभाषा साइंस की अभी तक नहीं है जिसके ऊपर सबकी सहमति पूरी हो गई। भाई, ये आखिरी परिभाषा हो गई। न्यूटन्स लॉ की परिभाषा तो है। ये शायद सर हर उस चीज के साथ होता है जो डेवलपिंग होती है, हमेशा डेवलप होने वाली चीज़ के साथ होता है। आप मुसलमान कैसे हैं वो मालूम है तरीका, आप हिंदू कैसे हैं वो मालूम है तरीका, आप क्रिश्चियन कैसे हैं वो मालूम है तरीका, आप साइंटिस्ट कैसे हैं ये नहीं मालूम। और उसकी वजह वही है
कि ये नेबुलस आइडियाज़ होते हैं, ये फैले हुए आइडियाज़ होते हैं और ये लगातार बदलते रहते हैं। जैसे डेमोक्रेसी का आइडिया, कल्चर का आइडिया, इस तरह की सारी चीज़ें जो हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं उसमें बहुत मुश्किल आती है। तो मुझे ये बचपन से मुश्किल थी। जब मैं सोचा करता था कि लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ साइंस है, ये भी साइंटिफिक है, वो भी साइंटिफिक है, तो मुझे हमेशा झटका सा लगता था कि ये है साइंटिफिक, नहीं है, कैसे पता करूं। और ये एक बड़ी वजह रही है इस किताब के लिखने की। आप साइंस को अगर देखें तो जो डिफाइन करने की कोशिशें रही हैं साइंस को, वो ये कोशिशें हैं कि साइंस के अंदर क्या होता है उससे हम डिफाइन करें। उसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो जो डेफिनेशन है वो कार्ल पॉपर की है। कार्ल पॉपर क्या कह रहा है, मतलब मैं एडम स्मिथ और मार्क्स और लेनिन और फिर बाकी जो फिलोसफर्स हैं बहुत सारे, वहाँ नहीं जा रहा हूँ, और हमारे यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू वाली डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूँ, वो भी बहुत खूबसूरत डेफिनेशन है। पर कार्ल पॉपर बड़े आराम से आपको ये बता रहा है कि कोई दावा साइंस का दावा तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर उसे गलत साबित करने की क्षमता ना हो। ये बात थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, अंग्रेजी में भी थोड़ी टेढ़ी हो जाती है ये बात, लेकिन वो बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन देता है, एग्जाम्पल देता है। और वो ये कहता है कि अगर सारे स्वान वाइट हैं, सारे हंस सफ़ेद हैं, दावा किया जाए तो ये साइंस का दावा होगा, क्योंकि अगर एक भी हंस काला मिल गया तो ये दावा गलत साबित किया जा सकता है। बिल्कुल। अब इसको मैंने जो किताब में ये कोट करने के बाद और समझाने की कोशिश की है वो ये है कि चांद पे बैठी बुढ़िया चरखा काट रही है। चांद पे बैठी दादी माँ चरखा काट रही, ये दावा साइंस का दावा है। क्यों? इसलिए कि आप चांद पे जाएं, वहाँ देखें, काट रही है, गलत साबित हो सकता है, इसके अंदर क्षमता है। पर इसी दावे को थोड़ा सा बदल दें कि चांद पे बैठी बुढ़िया चरखा काट रही है, लेकिन आप जैसे ही वहां जाएंगे वो गायब हो जाएगी। ये भी तक बन जाएगा। अब ये दावा जो है साइंस का दावा नहीं, टेस्ट नहीं किया जा सकता। ये साइंस के अंदर से निकली हुई डेफिनेशन, साइंटिफिक मेथड से निकली हुई डेफिनेशन, लेकिन यहां दे अदर नहीं है। और मेरा मानना यह है कि दूसरे के बिना सेल्फ, यानी हम खुद को डिफाइन नहीं कर सकते, तो दूसरे के बिना साइंस को डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये लकीर खींचे बिना कि और जो तरीके हैं जवाबों के, अपनी मटेरियल रियलिटी के देखने के, उनसे कैसे अलग है साइंस। और तरीकों में जब ढूंढना शुरू किया तो पता लगा कि सारे तरीके जिनको हम धर्म या मिथक कहते हैं, वो सारे तरीके रियलिटी को, चाहे वो सोशल रियलिटी हो चाहे वो नेचुरल रियलिटी हो, उसको देखने के तरीके हैं, उनके जवाब देने के तरीके हैं। तो वो जो तरीका है वो और साइंस में क्या फ़र्क है, ये हमको सिखाता है कि हम साइंस को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। दरअसल मैं जोड़ना ये चाह रहा था कि अभी कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे पूछा कि हु इज गौहर रजा, तो मैंने कहा कि ही इज अ साइंटिस्ट विद साइंटिफिक टेम्पर। तो ये जो मामला है, ये मेरी डेफिनेशन बुरी डेफिनेशन नहीं है। तो ये जो मामला है, क्योंकि मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ कि मेरे पिताजी फिजिक्स के प्रोफेसर थे, तो जाहिर तौर पे सारे अंकल्स कोई केमिस्ट्री के प्रोफेसर, कोई खूब, सभी की उंगलियों में अंगूठियां हुआ करती थी, सभी ग्रह शांति की पूजा कराया करते थे, सभी घर खरीदते थे तो गृहभोज कराया करते थे, सभी के पंडित हुआ करते थे जो उनका भविष्य बताया करते थे। तो जब मैं 12वीं तक पहुंचा, तभी तक थोड़ा दिमाग डेवलप होता है, तो एक बार मैंने पूछ लिया कि आप तो साइंस पे भरोसा करते हैं और उसके बावजूद आप जो है ये ग्रह शांति कराते हैं, जबकि जानते हैं कि ग्रह का जो ये सारा मामला है वो है ही नहीं। तो उन्होंने कहा वो ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। यानी इसीलिए मैंने सब्जेक्ट वाली बात की थी कि किताब में एक चीज है, जिंदगी में दूसरी चीज है। तो जिंदगी जीने का एक तरीका है जो साइंटिफिक हो सकता है। लॉजिक्स पे आप बुद्ध की बात कर रहे थे, तो बुद्ध को आपने कोट किया है कि किसी चीज पर तब तक भरोसा न, सिर्फ इस बात के लिए भरोसा मत करो कि किसी ने ऐसा कहा है।
और आज हमारे समाज में देखें तो या ग्रंथों में लिखा है, वो लंबी लिस्ट है। वही हाँ, तीन कहे जाते हैं या कि एक जो तीन प्रमाण माने जाते हैं, पुस्तक प्रमाण और ये बहुत, उसको उन्होंने कह दिया कि इसकी वजह से सच ना मानो। तो बेसिकली वो जो पूरा उस समय चलता था उस पर उन्होंने अटैक किया। बिल्कुल। और हमारे वक्त में गोएबल्स पैदा हुए, और अब तो गोएबल्स से कितने छोटे छोटे मिनी गोएबल्स पैदा हो गए हैं जो कहते हैं कि झूठ को 1000 बार बोला जाए तो सच हो जाता है। Correct. पूरा सोशल मीडिया, पूरा नरेशन बिल्डिंग का खेल ही इस पर चलता है। तो मैं इस पर इसलिए ला रहा हूं कि साइंस समाज से काट देंगे तो हमारे लिए साइंस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर वो शायद सिर्फ खिलौने बनाने की चीजें रह जाए, हथियार बनाने की चीजें रह जाए। तो ये साइंटिफिक टेम्पर और साइंस वाला जो मामला है हमारे देश में, जिस तरह से नफरत फैलाने के लिए, सांप्रदायिकता फैलाने के लिए जिस तरह से साइंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और बता दूं कि मुरली मनोहर जोशी, जिनके ऊपर अभी मीटू का आरोप लगा है, ही वाज अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। करेक्ट। मतलब वो जो हिंदू महासभा वाले, हिंदू संगठन वाले थे तोगड़िया, बताते हैं कि वो डॉक्टर थे। गोलवरकर, उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो डॉक्टर थे। जानवरों के डॉक्टर थे या किसके थे या पीएचडी के, मुझे नहीं पता, लेकिन डॉक्टर थे। नहीं, बहुत सारे जानवर छोड़ गए हैं। डॉक्टर साहब उनको कहा जाता है, तो डॉक्टर थे वो भी। उन्होंने उसकी पढ़ाई की थी मेरे ख्याल से, वनस्पति विज्ञान की, बॉटनी की पढ़ाई की थी बीएचयू से। तो साइंस तो इतनी जगहों पर है, और पढ़ाई की थी तो ऐसे कोई मूर्ख नहीं रहे होंगे उस जमाने में। अगर एमएससी पास की है तो अच्छे खासे रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद जिंदगी भर जो विचार फैला है, और ऐसा नहीं है कि ऐसा हिंदुओं में ही है, ऐसा मुसलमानों में मिल जाएगा, क्रिश्चियंस में मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, सब तरह। तो आप इतने पढ़े लिखे साइंस में, आपने इतना कुछ सीखा, लेकिन जो विचार फैला है वो कंप्लीटली उल्टे। ये सवाल बहुत मुश्किल सवाल है असल में, और इसकी जड़ें मेरे ख्याल में बहुत गहरी हैं। इसका जवाब देना आसान नहीं है जब तक हम ये नहीं समझें कि कोई भी एक इंसान जो आम आदमी है, उसकी ज़िंदगी में सोच के ढांचे के दो हिस्से होते हैं जी। एक हिस्सा होता है उसके जिसमें वो बिल्कुल इरेशनल होता है। साइंस बहुत सारी चीज़ों के जवाब नहीं देते। मुझे लता मंगेशकर की आवाज़ क्यों पसंद है, इसका साइंस के पास कोई जवाब नहीं है। कोई जंग के फेवर में क्यों खड़ा है और अमन शांति को क्यों भंग करने में यकीन रखता है, इसका जवाब साइंस नहीं दे सकती। इसका जवाब हमें खुद देना होगा कि हम कहाँ हैं और हमारी विरासत क्या है। तो साइंस बहुत सारे, मुझे किसी गुलाब की खुशबू क्यों पसंद है, किसी को कोई और इत्र क्यों पसंद है, ये नहीं हो सकता। साइंस इसका जवाब नहीं देती है। बात यह है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इंसान को लगता है कि साइंस के पास या रैशनैलिटी के पास जवाब नहीं। और दूसरा हिस्सा उसी आदमी के थॉट स्ट्रक्चर का, यानी जो सोच का ढांचा है, बिल्कुल रैशनलिस्ट होता है। तो कोई भी इंसान बिना इन दो तरह के सोच के ढांचों के जिंदा नहीं रहता। जो हमारे, जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, इन दो जगह के हमारे पास डेटा मौजूद है कि साइंटिस्ट का एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो सुपरस्टिशंस में यकीन रखती, अंधविश्वासों में यकीन रखती है। और ये पहले परसेंटेज ज़्यादा थी, थोड़ी घटी है। अच्छा, पहले कहीं ज़्यादा थी ये, उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। लेकिन ये कि जिंदगी कुछ और है और लैब के अंदर आप कुछ और हैं। वो जो लाइन है, वो जो सीमा है, वो जंप नहीं कर पाए आप, वो पार नहीं कर पाए आप। इसकी वजह से जिंदगी और जो साइंस आप कर रहे हैं उसमें कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता है। इस टकराव को एक आम आदमी बिल्कुल देखता ही नहीं या देखना नहीं चाहता। और ये विपता हमारी और आपकी नहीं है, बल्कि पीसी रे ने एक आर्टिकल लिखा है जो मैंने कोट भी किया है, और वो ये कहते हैं कि मैं अपनी क्लास में दशकों से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को फिज़िक्स, और मैं उनको बताता हूँ कि ग्रहण जो है वो छाया की वजह से लगता है, और वो सर हिलाते हैं और मान जाते हैं, लेकिन जैसे ही ग्रहण लगता है और ढोल पिटता है वो अपना खाना फेंक देते हैं और शामिल हो जाते हैं। ये जो बदलाव है, इसकी एक और भी वजह है हमारे समाजों में, यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जिसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक बड़ा हिस्सा मान सकते हैं। बांग्लादेश के बारे में मुझे इतना नहीं पता है। एक
बात समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए। एक बच्चा पैदा होता है, वो सुबह से आँख खोलता है, अगर स्कूल जाने लगा है वो, तो वो देखता है घर में कोई बड़ा बूढ़ा कुछ पूजा कर रहे पूजा कर रहा है। हो, नमाज पढ़ रहे हो, दिख रही है। बाहर निकलेगा तो उसको डेफिनेटली मंदिर मस्जिद गिरजा दिखाई दे जाएंगे, कुछ ना कुछ तो दिखाई दे जाएगा। फिर वो स्कूल पहुंचेगा, वहाँ या तो गणेश वंदना चल रही होगी शुरुआत में, उससे शुरू होगा, या सरस्वती पूजा हो रही होगी, या कुरान खानी हो रही होगी, उसकी आयतें पढ़े, वहाँ से वो शुरुआत कर। उसका इंटरेक्शन साइंस के साथ 1 घंटे से ज़्यादा का नहीं है, 45 मिनट से ज़्यादा का नहीं है। और वो भी जरूरी नहीं कि पढ़ाने वाला जो आदमी हो वो साइंटिफिक टेम्पर का भी वो साइंटिफिक टेम्पर का हो, हो। ज्यादा उम्मीद यही है कि नहीं होगा। वापस लौट के आएगा तो दुकान में जाएगा, वहाँ भी कुछ ना कुछ रखा हुआ है। बिल्कुल। तो मैं इसको कहता हूँ कि ये बम्बार्डमेंट, हमारे समाज में बारिश हो रही है रिलीजियस मैसेजेस की। हर रिलीजियस मैसेज आपको कोई ना कोई मिथक की याद दिला रहा है लगातार, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली दोनों तरह से लगातार। साइंस के साथ इंटरेक्शन नहीं है। इसमें एक चीज़ राइडर है कि मैं साइंस और टेक्नोलॉजी में फ़र्क करता हूँ। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी के साथ उसका है रिश्ता, मोबाइल देखना लगातार शुरू कर देता है बचपन से। बचपन से देखना शुरू कर देता है। पर टेक्नोलॉजी के साथ तो सारे ऐसे लोगों का रिश्ता है जो सबसे ज़्यादा रूढ़िवादी विचारधारा के होते हैं। बिल्कुल। हिंदुस्तान ने एटम बम फोड़ा तो वो जो हिंदू एटम बम हो सारे गया। चमत्कार जो दिखा, जो कल्पना में थे, उनको रियलिटी तो इस टेक्नोलॉजी नहीं बनाया। एग्जैक्टली हम अगर वो जो आदमी था जिसने अफगानिस्तान में एक हैवॉक क्रिएट कर दिया, वो उस आदमी को हम कैसे जानते हैं? हम उसके इंटरव्यूज ही देखे हैं टेलीविजन के ऊपर। बिल्कुल। जबकि अफगानिस्तान में बैन कर दिया गया, लोगों के ऊपर कोड़े चलाए गए कि टेलीविजन नहीं देखोगे, लेकिन उसने कैमरे का इस्तेमाल किया, उसने सैटेलाइट का इस्तेमाल किया, वहीं से दुनिया में आ गया। हमारे पास तो उसकी उसका चेहरा भी वैसे ही पहुंचा है। तो इनका टेक्नोलॉजी के साथ झगड़ा नहीं होता, साइंस और साइंटिफिक सोच के साथ झगड़ा होता है। और जब हिंसा के लिए जिसकी तुमने बात की कि इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये देखोगे तुम कि टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, साइंस पे अटैक किया जा रहा है। हिटलर भी यही करता था। हिटलर भी यही करता था। साइंस के ऊपर इस वक्त चौतरफा अटैक है। अगर हम देखें तो स्कूल में बदलाव, भाभाओं का की चैनल्स का एक एक लंबी लिस्ट है इस वक्त कि उनकी कितनी चैनल्स हैं। ग्रोइंग जिसको कहते हैं। साइंस के अनुसंधान जो हमने बनाए थे और जिस पे हमको बड़ा फख्र था कि हम एशिया में पहले हैं बनाने वाले, ऐसे अनुसंधानों को बंद किया जा रहा है। साइंस की ग्रांट रोकी जा रही हैं। साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर आईआईटीज जिन पे बड़ा फख्र था हमको, वहाँ पर आप कह रहे हैं लोगों से कि गाय के मूत के ऊपर तुम रिसर्च करो, उसके लिए पैसे ही पैसा दिया जा रहा है। तो कहीं तो साइंस में से काट करके इस रिसर्च में, इससे ज़्यादा बेइज्जती की अशोक क्या बात हो सकती है कि पीसी रे जो फादर ऑफ केमिस्ट्री माने जाते हैं, जिनकी वजह से शायद इस देश के हर कोने में यूरिन टेस्ट की दुकानें बिल्कुल लगी हुई, हर कोने में, आपको कहीं जाने की दूर जरूरत नहीं है, आपको डॉक्टर लिख के देगा, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। उस देश के अंदर आईआईटी से ये कहा जा रहा है कि पता करो गाय के मुंह में क्या है। क्या मतलब है? सरस्वती तलाश करने के लिए प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, क्या मतलब है इसका? कहां से काट रहे हो तुम पैसा? इसरो को जबरदस्ती दबाव डाल करके आकाश तत्व के ऊपर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की जा रही है। कैसे, क्यों कर रहे हो भाई? इतना कम पैसा है, साइंस के नाम पे मत करो, पैसे जरूर करना है, रिसर्च करो, मुझे कोई परेशानी नहीं। अगर गाय का यूरिन टेस्ट होता है गौमूत्र के नाम से, लोग पूजा करते हैं, आस्था है, करो टेस्ट, साइंस में से मत काटो प्लीज। ये है पॉलिटिक्स, ये है राजनीति। जब घुसती है साइंस के अंदर तो ये हैवॉक क्रिएट करती है। और अगर रास्ता पाकिस्तान वाला पकड़ा तो मंजिल भी पाकिस्तान वाली होगी। वहां भी यही हुआ था। अच्छा, बचपन से कोपरनिकस का कैरेक्टर मेरे लिए हमेशा एक बहुत रोचक कैरेक्टर रहा है। और
मतलब एक ऐसा साइंटिस्ट जो जब काम कर रहा था उसको मालूम था कि जो मुझे मिल रहा है वो रिलीजियस जो इस समय सारा कुछ है उसके खिलाफ है, जिसको मालूम था शायद कि उसका क्या क्या हो सकता है। और मुझे मजा आया कि कोपरनिकस को आपने, बल्कि कई बार मुझे लगा ज्यादा स्पेस दिया है, तो लगा कि शायद हम दोनों वैसे ही मोहब्बत करते हैं, कहीं देखते हैं उसको उस तरह से। मैं चाह रहा था कि दर्शकों के साथ एक बार उस कहानी को आज के लिहाज से समझने समझाने की कोशिश किया जाए, क्योंकि आज भी बहुत लोगों की स्थिति कोपरनिकस जैसी है उनके पास सच। अब आपने कहा ना गाय की मूत्र पर रिसर्च करने का, देखिए साइंटिस्ट तो रिसर्च करेगा, उसके सामने एक सैंपल है, उस पर रिसर्च करेगा, और जो निकल के आएगा वो बताने में डरेगा। बिल्कुल इसलिए जब आप ये बात कर रहे थे तो मुझे कोपरनिकस की याद आई। बिल्कुल डरेगा। चाह रहा था कि उस बहाने एक सच्चा जो साइंटिस्ट है, साइंटिफिक टेम्पर वाला है, या चलिए रिलीजियस भी थोड़ा बहुत है, लेकिन अपने साइंस को लेके वो बिल्कुल पक्का है। जैसे मान लीजिए मेरे बहुत रिलीजियस और बहुत ईमानदार। हाँ, मेरे पिताजी रिलीजियस थे, बहुत तो नहीं थे लेकिन रिलीजियस थे, लेकिन साइंस को लेके एकदम पक्के थे, उसमें दाएं बाएं नहीं कर सकते थे। अगर ग्रहण में कोई उनसे पूजा करवा ले, लेकिन उनसे कोई कहे ग्रहण इस वजह से पड़ता है, तो वो भिड़ जाते हैं कि ये साइंस है और ऐसे ऐसे है। और मैं बताऊं कि बहुत कम संसाधनों में वो बना बना के हम लोगों को वो सारे एक्सपेरिमेंट घर में करवाते थे। तो इस तरह के आदमी को अगर गलत रिजल्ट देने को कहा जाएगा, जैसे कि पोस्टमार्टम करने वाले को कहा जाएगा कि जिसको गला दबा के मारा गया है, ये बताओ कि उसने आत्महत्या कर ली है, तो उसके लिए भी तो बहुत सारी दिक्कतें पैदा होंगी। साइंस में जो कोपरनिकस के ज़माने में नहीं था, वो कहानी भी बता दीजिए। वो मैं आता हूँ, वो आज के ज़माने में हो गया है, जिसको तुम पॉइंट आउट कर रहे हो। बहुत बहुत सही बात तुमने कही है कि अगर कंक्लूजन आप पहले से दे दें, हाँ, तो फिर रिसर्च नहीं हो सकती, फिर आप उसको रिसर्च नहीं कह सकते। आपको तो ये कहा गया है कि गाय के गोबर में सोना तलाश करो, अब आपको नहीं मिला तो आप डरेंगे। सवाल ये हो सकता है कि तलाश करो क्या है। सवाल ये ज़रूर हो सकता है, तलाश करो क्या है, क्या असर होता है इसका। अगर गोबर की दीवार बनाई जाए तो वो क्या किरणों को रोक सकती है, ख़ास तौर से एटॉमिक बॉम्ब से निकलने वाली जो क्लेम कर रहे हैं, ये सवाल हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि रोक सकती है, ये तुम्हें साबित करने के लिए हम पैसे दे रहे हैं। कोपरनिकस मेरे लिए एक हीरो है। बिल्कुल समझ में आ रहा है। हाँ, वो हीरो इसलिए है कि उसके बाद एक दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आया है जिसको नॉर्मली हम नहीं समझते। और वो बदलाव ये आया है कि उससे पहले तक और उस तक साइंस को जाना पड़ता था धर्म के पास और धर्म गुरुओं के पास हाथ जोड़ करके कि क्या मैं ये फाइंडिंग पब्लिक कर सकता हूँ, ये बता सकता हूँ कि ज़मीन घूमती है, क्या मैं ये कह सकता हूँ। उसके बाद के पीरियड में वो हीरो इसलिए बनता है कि उसके बाद के पीरियड में सारे धर्म अपने को साइंटिफिक साबित करने में लग जाते हैं। दोनों का रोल बदल जाता है। धर्म पहले कोपरनिकस से ऐसा है जिसके खिलाफ आप बात नहीं कर सकते, और अब आप साइंस के खिलाफ बात नहीं कर सकते, आपको साइंस की लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ेगी साइंस के खिलाफ बात करनी है अगर तो। कोपरनिकस एक बहुत ही रिलीजियस घर में पैदा होता है। रिलीजियस उसकी वो कैनन्स ऑफ क्रिश्चियनिटी जिन्हें कहते हैं, उनमें वो एक्सपर्ट है। उसकी जिज्ञासा है बहुत मैथमेटिक्स को और ब्रह्मांड को लेकर के। बहन उसकी नन है और वो रिसर्च कर रहा है, और वो बहुत ईमानदार किस्म का रिसर्चर है, बेहद ईमानदार रिसर्चर है। इतना ईमानदार है कि उसने जो कुछ यूज़ किया है डेटा, वो अरब से जितना यूज़ किया उसको भी वो मेटिकुलसली कहता है अपनी किताब में कि ये मैंने वहाँ से लिया, उसको एक्नॉलेज करता है। जब वो इस नतीजे पर पहुँचता है तो वो खुद भी सहमा हुआ है और वो किताब छापने से डर रहा है। साइंस में डाउट आखिर तक बहुत ज़रूरी है। ये फिर मुझे याद आ रहा है, सॉरी मैं पापा की बार बार बात कर रहा हूँ, कि वो कहते थे कि साइंटिस्ट होने में और ना होने में एक ही चीज फर्क है सबसे बड़ा, साइंटिस्ट कभी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होता है, कभी कॉन्फिडेंट नहीं। 20 साल के रिसर्च के बाद भी उसको लगता है, और जो गैर साइंटिस्ट होता है वो बिना रिसर्च के कॉन्फिडेंट होता है।
कह दिया तो जो कह दिया। जितना जाहिल है उतना कॉन्फिडेंट उतना है। कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जहालत फैलती है आगे। तो ये आदमी जो है ये लगा हुआ है और इस नतीजे पर पहुंचता है कि ज़मीन घूम रही है, और ये जो चक्कर था कि चांद जो है वो चौथे आसमान पे और सूरज उससे पहले है वगैरह वगैरह, ये कुछ गड़बड़ हैं सारी चीज़ें। उसके सारे कैलकुलेशंस आज के दौर में अगर देखें तो उल्टे सीधे हैं, हम्म। सही नहीं है, हम्म। पर उसके कंक्लूजन्स सारे सही हैं। अच्छा। ये कमाल की बात है, क्योंकि उन गलत पैरामीटर्स के बावजूद वो सही उस पे पहुंचता है। फिर वो उसकी खबर फैलना शुरू होती है। उसका एक स्टूडेंट है जो ज़बरदस्ती उससे एक किताब लिखवाता है। पहले वो किताब पूरी नहीं है, वहाँ भी वो कतराता है सारी चीज़ें लिखने से। फिर वो उसकी किताब इकट्ठा होती है और वो अब बूढ़ा हो चुका है, ऑलमोस्ट मरने वाला है। तो उसके बारे में जो अनकन्फर्म्ड कहानी है वो तो ड्रामा है पूरी अपने अंदर, कि उसकी किताब छपी, वो कोमा में था, उसके पास लाई गई प्रति और उसने आंखें खोली, किताब को देखा और दम तोड़ दिया। ये एक शायद झूठी कहानी है, ड्रामा किसी ने बाद में ऐड कर दिया। पर वो कैरेक्टर ऐसा है जो इसके बावजूद कि पूरी तरह से रिलीजियस आदमी है, साइंस के प्रति पूरी तरह ईमानदारी बरतता है। और उस वक्त का चर्च जो उसकी बहुत इज्जत करता है, बिकॉज वो बहुत आलिम है, खुद धर्म के अंदर बड़ा आलिम माना जाता है, इस वजह से शायद उसके ऊपर एतराज़ नहीं करता। 80 साल बाद वो किताब बैन कर दी जाती, 50-80 के बीच में कहीं वो किताब बैन कर दी जाती है। तो साइंस के ऊपर अटैक ये हमेशा नहीं होता, लेकिन कभी कभी बड़ा भयानक होता है। जैसे जब न्यूटन ने, जो खुद बहुत रिलीजियस था, न्यूटन ने जब ये कहा कि ग्रेविटी की वजह से सब कुछ चल रहा है, तो एक और साइंटिस्ट थे उनके उसी ज़माने में, उतने ही ब्रिलियंट मैथमेटिशियन, उतने ही रिलीजियस, उन्होंने न्यूटन को बहुत अपोज किया। उन्होंने शिकायत की क्वीन से कि न्यूटन साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ब्रह्मांड भगवान ने बनाया है, ये सोलर सिस्टम भगवान ने बनाया है और ये एक घड़ी की तरह है, लेकिन भगवान परफेक्ट घड़ी नहीं बना सकता। ये न्यूटन के दावे से साबित हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटी है तो चीज़ें घूमती घूमती सूरज के करीब जानी चाहिए, तो जिसका मतलब ये है कि करेक्शन होगा उसमें, तो भगवान को एक घड़ी साज की तरह से करेक्शन करना पड़ेगा, तो परफेक्शन नहीं है। ये शिकायत की न्यूटन। न्यूटन को भी मालूम था कि क्या गड़बड़ है उनके दावे में। उसके बड़े जवाब दिए, मैंने कुछ जवाब लिखे हैं इसमें। पर साइंस में सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अगर कोई बड़े से बड़ा आदमी भी गलती करता है तो देर सवेर वो पकड़ी जाती है, उसको करेक्ट किया जाता है और फिर हम कहते हैं कि ये नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आइंस्टीन याद आते हैं, मतलब खास तौर पे आज एक अच्छा दिन है उनकी, पूरी तरह से वहाँ सीज फायर की बात फाइनल हो गई है और जंग रुक गई है। आइंस्टीन यहूदी थे और बाकायदा उनको निकाला गया था जर्मनी से, मतलब उन्होंने झेला भी था, सारा कुछ था, और उसके बावजूद जब जैनिज्म आता है तो वो कहते हैं जैनिज्म इज एन एविल, और कभी इनके साथ खड़े नहीं होते हैं, ना कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, ना कभी कुछ होते हैं। और ऐसा कोपरनिकस का आपने नाम लिया, ऐसे साइंटिस्ट दुनिया भर के रहे हैं, दुनिया भर में रहे हैं, जिन्होंने अपने वक्त में अच्छा खासा दखल किया है। पुरुषोत्तम जी का जो भूमिका है, उसका जो हिस्सा ऊपर लगा हुआ है, सभ्यता के विकास में विज्ञान की भूमिका और उसके संघर्ष को समझने के लिए ये किताब पढ़ी जानी चाहिए। मतलब साइंस कोई अलग से होकर की जाने वाली हरकत नहीं है कि लैब में आप बैठ के सिर्फ हरकत कर रहे हैं। बहुत सारा काम लैब में होगा, लेकिन उसके बावजूद अपने वक्त के साथ, अपने समाज के साथ साइंस का एक रिश्ता होता है, साइंटिस्ट का एक रिश्ता होता है। तो दो चीजें, इसके बाद मैं काफी देर तक चुप रहना चाहता हूं। तो दो चीजें, एक तो साइंस का इस पूरे सभ्यता के विकास में, ह्यूमैनिटी के विकास में क्या रोल है। ये तो हम भी जानते हैं कि हेलीकॉप्टर बनाया तो लोग उड़ने लगे और नाव बनाई तो लोग
तैरने लगे, लेकिन इसके आगे ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट में क्या रोल है? और दूसरा कि आज के दौर में वो दखल कितना है और कितना उम्मीद हम करते थे? ये सवाल बहुत ज़रूरी सवाल इसलिए था कि बिना इसके समझे हुए कि साइंस का समाज में और समाज के एवोल्यूशन में क्या रोल रहा है, ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा अपना ये मानना है कि इंसान हमेशा दो तरह के सवाल पूछता रहा, एक जो कैसे से शुरू होते हैं और दूसरे क्यों से शुरू होने वाले। और मैं यही आर्गू कर रहा हूँ इस किताब के अंदर कि क्यों से शुरू होने वाले सोफिक बड़े सवाल हमेशा धर्म तक ले जाते हैं आपको, और अगर आप सवालों को कैसे से शुरू करें तो फिर आप साइंस की तरफ जाते हैं, विज्ञान की तरफ जाते हैं। अगर हम देखें तो जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, किसी और सब्जेक्ट की भी एग्जाम्पल ली जा सकती है। धरती का आकार क्या है? इंसान के लिए धरती चपटी है, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, चपटी धरती और उसके ऊपर ढका हुआ आसमान। शुरुआत के पीरियड में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस मॉडल के साथ। धीरे धीरे नई तरह की जानकारी आनी शुरू होती है, पता लगना शुरू होता है कि कुछ गड़बड़ है, इसमें डेटा फिट नहीं हो रहा। डेटा इकट्ठा होता है, जमा होता जाता है, लोग ऑब्जर्वेशन अपनी एक दूसरे के साथ मिल के बांटते हैं, साझा करते हैं, तो लगता है कुछ गड़बड़ है इस मॉडल के अंदर, तो फिर वो धरती गोल हो जाती है। बाय द टाइम एरिस्टोटल उसको सबको डिबेट को सम अप करता है, तो समाज एक तरफ बन चुका है और एक खास तरह का समाज बन चुका है। जो अभी तक फ्लैट धरती में यकीन रखता था वो अब बदल रहा है। उस वक्त हमें लगता है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट शायद नहीं है, लेकिन ख्यालात के टकराव का इम्पैक्ट समाज के ऊपर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पड़ता है। जब समाज बदलता है तो हमारे मिथक बदलते हैं, और मिथक मुझे ऐसा लगता है कि अफ्रीका से अगर हम देखना शुरू करें तो आज तक जो हमको मिथक मिलते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में मिलें या फिर हमें ट्राइबल्स के मिथक मिलें, ये एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए दिखाई देते हैं मुझे। इनमें एक दोस्ती है, समाज बदल रहा है, वही मिथक है जो थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, वही मिथक है जो अगले दौर में उसमें चीज़ें ऐड हो गई, कुछ सब्ट्रैक्ट हो गई, कुछ बाहर चला गया, कुछ नया आ गया। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होते चला जा रहा है वैसे वैसे मिथक भी कॉम्प्लेक्स होते चले जा रहे हैं। एक उदाहरण दे देता हूं मैं इसका। जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है उसके अंदर जब औरत अधीन हो जाती है, यानी मर्दों वाला समाज क्रिएट हो जाता है, तो वहाँ एक नया देवता भी पैदा हो जाता है जो औरतों के अफेयर्स का देवता है। अच्छा, मतलब ये कि समाज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन अफेयर्स जैसा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन अफेयर्स ऊपर पैदा हो रही है। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। और उनके वो लॉज बनाता है, फिर वो उनके कैसे बिहेव करना चाहिए उन्हें, वो सब कुछ है, बच्चों का पालन पोषण, ये वो खाना पकाना, ये सब कुछ उसके अंदर। तो जैसे जैसे बदल रहा है समाज वैसे वैसे मिथक भी बदल रहे हैं, लेकिन साइंस का जवाब भी बदल रहा है। अब अगर आपने ये मान लिया है कि 7 आसमान हैं और धरती जो है वो 6 दिन में पैदा हुई और 7वें दिन भगवान ने आराम किया, या ये मान लिया है कि शेषनाग के फन पे है या नंदी के सींग पे है, आपने ये मान लिया, तो इसकी फिर एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है? जब सींग बदलेगा तब भूकंप आएगा, शेषनाग फन बदलेगा तो भूकंप आएगा। तो भूकंप की लॉजिक यहां तलाश करेंगे आप। साइंस ने यह बताया कि भाई नहीं है, धरती तो गोल हो गई और पाताल है नहीं कहीं नीचे, तो फिर वो सारे मिथक बेबुनियाद हो जाते हैं। यहां टकराव पैदा होगा, यहां समाज जिसके ढांचे को खड़ा किया गया है मिथक की बेसिस के ऊपर, उसके साथ अब टकराव शुरू होता है। हम अपने आकाश सिस्टम ले लेते हैं।
एक एग्जाम्पल यहाँ की ले लेते हैं अपने देश की। अगर सर से पैदा हुए, बाहों से पैदा हुए, पेट से पैदा हुए, पैर से पैदा हुए, 4 वर्ण बन गए। अब अगर ये मालूम हो और ये यकीन से कहा जाए साइंस की बेसिस के ऊपर कि हम सब अफ्रीका से निकले, 7 दिन में धरती नहीं बनी, 6 दिन में धरती नहीं बनी, तो फिर जो आपका टेक्स्ट है, जो आपकी किताब है, जिसमें आपको पूरा यकीन है कि ये भगवान की दी हुई किताब है, ये भगवान के अल्फाज हैं, वो सारी खतरे में पड़ जाती है। समाज का वो ढांचा जो आपने बनाया है वो खतरे में पड़ जाता है। आपकी पॉलिटिक्स खतरे में पड़ जाती है कि कुछ लोग बाहर से आए हैं हमारे देश में, बाहरी हैं, जो आजकल चल रहा है, और कुछ लोग, हम हिंदू हैं तो हमारा है देश। अरे भाई, ये दुनिया किसी की नहीं है। ये धरती, अगर तुम ये मानते हो कि भगवान ने धरती बनाई है, तो भी तुम्हारी नहीं है। तब भी तुम क्या दावा कर रहे हो? अगर मान लो सच्चे दिल से भगवान में यकीन है कि भगवान ने धरती बनाई है, तो फिर प्रॉपर्टी का क्या झगड़ा है भाई? सब धरती गोपाल की। सब धरती अगर गोपाल की है, तो फिर ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये वो, क्या मतलब है इसका? फिर मातृभूमि जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं रह गया, मदरलैंड फादरलैंड का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। क्या मतलब है उसका? इट्स ओनली लैंड, दैट्स द ओनली लैंड एंड इट हैज बीन क्रिएटेड बाय गॉड। गॉड, तो एवरीवन ओन्स इट। तो अपने धर्म के अंदर, अपनी मान्यताओं के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई नहीं देता, पर्दा पड़ जाता है। साइंस इस पर्दे को हटाती है। ये है साइंस का डेवलपमेंट, जिसका बड़ा गहरा ताल्लुक समाज के साथ है। हमने भी देखी होंगी और तुमने भी देखी होंगी, सारे दोस्तों ने फिल्में देखी होंगी। अच्छे खून वाला जो है वो गरीब आदमी किसी नवाब का बेटा निकलता है, और जो नवाब के यहाँ वो विलन है वो किसी गरीब आदमी के बुरे खून के जन्म है। तो खून का जो रिश्ता था, जिसको आज तक बहुत वैल्यू दी जाती है, ब्लड ग्रुप बन गया। ब्लड ग्रुप बन गया। हालांकि आप फिल्मों के ज्यादा बड़े शहनाई हैं। आवारा में इसको बहुत अच्छे से चैलेंज किया था राज कपूर ने। बिल्कुल, मतलब फिल्मों के अंदर भी ये खूब हुआ है। हमारे यहाँ बिल्कुल चैलेंज भी हुआ है। जहाँ रीइंफोर्स किया गया है वहीं चैलेंज भी हुआ है। हमारी सभ्यता में और बाकी सारी सभ्यताओं में भी अशोक, 2 स्ट्रीम्स हैं, 2 धाराएं हैं, और हर धर्म के अंदर भी 2 धाराएं हैं। एक वो धारा है जो मटीरियलिस्ट, जिसे हम कहते हैं, उसके बिना काम नहीं चल सकता, धर्म का भी काम नहीं चल सकता, क्योंकि ख्यालात तो हमारी मटीरियल रियलिटी से ही पैदा हो, बिल्कुल। तो उसके बिना काम नहीं चल सकता। और दूसरी धारा वो धारा है जो हिंसक भी हो सकती है, जो अंधविश्वास पे आधारित हो सकती है, जो एक दूसरे को बांटने के ऊपर आधारित हो सकती है। परेशानी ये है कि जो धर्म के ठेकेदार होते हैं वो आपको ये नहीं बताते कि आपकी विरासत क्या है। आपका धर्म आपको 2 विरासत दे रहा है, आप कौन सी विरासत को अपनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वो आपको साइंस की तरफ भी ले जाने की कोशिश करता है, और वो आपको अंधविश्वास की तरफ भी ले जाने की कोशिश करता है। उसके अंदर हिंसा भी मौजूद है, और उसके अंदर अमन, चैन, शांति भी मौजूद है। आप क्या ग्रहण करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हालांकि सवाल पूछने का ये हक मुझे नहीं है, क्योंकि मैं भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए पोएट्री लिखता रहा हूँ, लेकिन नज्म और साइंस, ये पैरेलल धाराएं कैसे चलती रही हैं, और सारी जिंदगी चली हैं, आपकी आज भी चल रही है। अब मैं ये कुछ नहीं किया आपने। इस सवाल का जवाब देते देते थोड़ा थक गया हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे बात कर लेते हैं। किसी नज्म में भाई, जवाब घर के अंदर सारे भाई बहन और अब्बा सब साइंस वाले थे, सबके हाथों में हमेशा किताब रहती थी। अम्मी के हाथ में हमेशा ज़िंदगी भर किताब रहती थी, और जिस दिन उनका इंतकाल हुआ उस दिन भी सुबह उन्होंने अखबार पढ़ा है उर्दू का। तो ऐसा लगता था, अगर रोमांटिसाइज करूं मैं बात को, कि भाई
खाने की मेज के ऊपर या चौकी होती थी उस जमाने में, तो दस्तरखान बिछा करके तो लगता था कि साथ में कहीं आइंस्टाइन भी बैठे हैं, उनके बराबर में गालिब बैठे हैं और उधर की तरफ न्यूटन बैठे हुए हैं। तो चर्चा में ये सारी चीजें। जिन्ना साहब कहीं नहीं बैठते थे? जिन्ना साहब को कहीं दूर बिठाया जाता था, बहुत किस्मत डस्टबिन किस्मत वाले थे यार। डस्टबिन के करीब किस्मत वाले। बैठे रहते थे जिन्ना साहब। जिन्ना हूँ, सावरकर हूँ, ये नहीं, हमारे यहाँ वो भी उधर बैठते थे, इसलिए मैंने कहा चलिए आप किस्मत वाले थे इस मामले में। लेकिन वो उधर की तरफ बिठाए जाते थे। और ठीक है, ये आपकी बात। बहुत जल्दी ये कॉन्शियसनेस आ गई थी कि ऐसे लोगों से नफरत ही की जा सकती है, उनको उनका कोई सम्मान नहीं किया जा सकता। ये परवरिश थी। तो हम जो अक्सर सोचते हैं कि हम बहुत दिग्गज हैं और हमारा कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है और हमने ये किताब लिख दी, किताब खाली मैंने नहीं लिखी है। उस माहौल ने, उन दोस्तों ने, उन लोगों ने जिनसे मुलाकात हुई, मेरे साथियों ने, ऑफिस में, या वो आदमी जिसने कुंभ मेले में जो चल रहा है आजकल उसमें सवाल पूछे या सवालों के जवाब देने की कोशिश की, उन सब का कंट्रीब्यूशन है। तो पोइट्री का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसमें उसने बड़ी खूबसूरत बात कही है आइंस्टाइन ने कहा कि इफ़ एन इक्वेशन इज़ नॉट ब्यूटिफुल, ही यूजेस द वर्ड एलिगेंट, इफ इट इज़ नॉट एलिगेंट देन इट मस्ट बी रॉन्ग। तो अब मुझे तो E इज इक्वल टू mc² या G इज इक्वल टू m1/m2/r² में वही खूबसूरती दिखाई देती है जो फैज़ की या साहिर की नज़्म में दिखाई देती है। उमर खयाम के बारे में एक अभी मैंने किताब कुछ दिनों पहले पढ़ी और कमाल की किताब थी वो। और तब मुझे पता चला कि वो जितने बड़े शायर थे, रुबाइयाँ लिखते थे, उतने ही बड़े साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन थे बेसिकली। और गजब के मैथमेटिशियन, ये भी नहीं कि नॉर्मल कोई थे, नहीं, बड़ा नाम है, बड़ा नाम था वो, बड़ा नाम। तो ये कॉम्बिनेशन पुराना रहा है, ये कुछ नया नहीं है। और अगर क्रिएटिविटी आपके अंदर है, और वो 10% ही होती है, मैं मानता हूँ, बाकी मेहनत। राजीव कुमार के अंदर तो नहीं मानते हैं, वो भी शायर है। अपने ही रदीफ और अपने ही काफिये के शायर है वो। भाई अब तुम ऐसे नाम लोगे तो कुछ और तरफ बहस चली जाएगी। बात यह है कि अगर आपके अंदर 10% क्रिएटिविटी है और 90% मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं, तो फिर वो क्रिएटिविटी आप किसी भी तरफ लगा सकते हैं। वो आप साइंस करने में भी लगा सकते हैं, वो आप लिटरेचर पैदा करने में लगा सकते हैं, और आप वो पोइट्री के अंदर भी लगा सकते हैं। सवाल ये है आप कह क्या रहे हैं। आपने अभी एक नाम लिया तो आप क्वेश्चन मार्क वहाँ जाके लगता है कि कह क्या रहे हैं, नियत क्या है। बुजुर्ग कहते थे जैसी नियत वैसी बरकत, तो वैसे ही हालात होते हैं। देखिए, बातचीत तो हम लोग घंटों करते रहेंगे तो मन नहीं भरेगा, लेकिन वीडियोस की एक सीमा होती है। मैं 2-3 छोटी छोटी बातें आपको बताऊं इस किताब के बारे में जो गौर भाई नहीं बताएंगे। पहली बात तो इस किताब की सबसे बड़ी खूबी है कि इसको पढ़ने के लिए साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी किताबें होती हैं कि साइंस पे लिखी जाती हैं तो साइंटिस्ट ही पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स पे लिखी जाती हैं तो इकोनॉमिस्ट ही पढ़ सकते हैं। 10वीं अगर बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की है और उसको 10वीं की हिंदी ठीक ठाक समझ में आती है, 10वीं की चीजें समझ में आती हैं, तो इस किताब की वो शुरुआत कर सकता है। और हफ्ते 10 दिन अगर मेहनत करेगा तो ये किताब उसके अंदर उतर जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, जब बाजार में ऐसी फर्जी चीजें भरी हुई हैं जो, और बाजार जब मैं कह रहा हूं तो सिर्फ किताबों का बाजार नहीं कह रहा हूं, उसमें सोशल मीडिया भी है, उसमें व्हाट्सएप भी है, उसमें टीवी भी है और उसमें बाकी सारी चीजें भी हैं जो आपके अंदर सोचने समझने की जो ताकत है उसको खत्म कर देना चाहती हैं। हिंदी में एक शब्द होता है कुंद कर देना चाहती हैं, भोथरा कर देना चाहती हैं कि आप सोच ही ना पाए। 3 सेकंड की रील में, 30 सेकंड की रील में, 1 मिनट की रील में आप कुछ देखें और फिर अगली रील पे चले जाए। उसको देखने के बाद कुछ सोचने की जरूरत महसूस ना हो। तो अगर बहुत कैरियरिस्ट तरीके से कहूं तो आपके कुछ भी बेहतरपन पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं उनको वो हमेशा के लिए खत्म कर देती है। क्योंकि अच्छा स्टूडेंट होने के लिए, अच्छा नौकर होने के लिए, अगर सरकारी नौकरी कर रहे हैं या इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जो भी हैं आप, तो वो भी अच्छा होने के लिए बहुत जरूरी है कि आप कंसंट्रेट कर पाएं, चीजों को सोच पाएं और चीजों के बीच में लॉजिक ढूंढ पाएं।
वो करने के लिए ये किताब किसी भी पाठक के लिए, जो भले हिंदी का रेगुलर पाठक ना हो, जो अखबार पढ़ता हो, बाकी सारी चीजें पढ़ता हो, बेहद जरूरी किताब है। और तीसरी बात मैं कहूं, ये और ज्यादा स्वार्थी बात, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आप भक्त भी हैं, आप किसी भी पार्टी, किसी भी विचारधारा को मानते हैं, साइंस है क्या, साइंस के पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे हम वहां से यहां तक पहुंचे हैं, इस जर्नी को अगर आप जानना चाहते हैं तो भी ये किताब आपके लिए बहुत काम की है। और अगर ये सब कुछ नहीं आप जानना चाहते हैं तो जाहिर तौर पे आपने आधे घंटे का हमारा वीडियो भी नहीं देखा होगा, तो फिर आपसे मैं क्या संवाद करूं। अगले रविवार हम फिर मिलेंगे एक और नई किताब और एक और नए लेखक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, और आपको हम बुलाते रहेंगे, थैंक और भी इश्यूज पे हम लगातार बात करते रहेंगे। मेहरबान हो के बुला लो मुझे, चाहो जिस दम, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी ना सकूं। आपकी मोहब्बत इतनी मिली है कि मुझे इसका पूरा भरोसा है। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बहुत शुक्रिया।